पढ़ेंगे ब्लूप्रिंट, ठीक है, अपने ब्लूप्रिंट के हिसाब से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। ये मैंने इधर चैप्टर के नंबर लिखे हैं, ये एनसीईआरटी के हिसाब से लिखे हुए हैं। ध्यान रखना, जब मैंने पढ़ाए थे तो यहाँ पे 2 चैप्टर है, यहाँ 2 चैप्टर है, यहाँ 2 चैप्टर है, ठीक है ना। इन 3 में ही है गड़बड़, बाकी सब तो सेम टू सेम चल रहे थे, ठीक है। अच्छा, हर चैप्टर के इस तरफ लिखे हुए मार्क्स, कितने मार्क्स का है, ये 5 मार्क्स का है, ये 5 का, ये 6 का, ये 5 का, ये 5 का, ये 9 का, ये 6 का, ये 6 का, ये 8 का, टोटल 56 नंबर का पेपर आएगा आपके, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे मैंने 4 सेक्शन लिखे हुए हैं, सेक्शन सी, डी, बी और ए सबसे छोटे वाले जिनके अंदर केवल ऑब्जेक्टिव या फिर फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, ठीक है ना। बी वाले जो 1 लाइनर या 2 लाइनर, मतलब वैसे 1 लाइनर 2 लाइनर लिखा होता है, लेकिन आपको तो जैसे एक पैराग्राफ के अंदर आंसर देना होता है, 5 से 6 लाइन के अंदर आंसर देना होता है। 3 नंबर वाला मार्क्स, इसमें एक नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो लगभग आपको इसके अंदर 1 पेज भरना पड़ जाएगा। 1 पेज कैसे, जैसे 3 पैराग्राफ लिखेंगे आप, ठीक है ना। जैसे इसमें 1 या 1.5 पैराग्राफ लिखा, इसमें 3 पैराग्राफ, ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसे क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन होगी, जैसे 1 + 1 + 1 है तो कोई भी इफेक्ट पूछ लिया, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछ लिया आपको, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किस तरह एमिशन कैसे कैसे करवा सकते हैं इलेक्ट्रॉन का। 3 तरह के एमिशन होते हैं, फील्ड एमिशन, थर्मैटिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो तीनों की डेफिनेशन पूछ ली, वो 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन पूछ ली, फिर आइंस्टीन इक्वेशन पूछ ली, ऐसे करके 3 अलग अलग सेक्शन बांट देगा। फिर इसी तरह से सेक्शन 4 हुआ, तो सेक्शन 4 के अंदर ये डी, इसके अंदर 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, वो भी 1 + 1 + 1 + 1, 4 छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए, उनको मिक्स करके करवाएगा। जैसे पीएन डायोड वाला क्वेश्चन होता है, तो पीएन डायोड में पहले पूछ लेगा पीएन जो जंक्शन होता है वो क्या होता है, पीएन जंक्शन का डायग्राम बना दो, ठीक है। रिवर्स बायस के अंदर इसकी वर्किंग समझा दो और रिवर्स बायस का ग्राफ बना दो। तो 4 क्वेश्चन हो गए एक ही तरह से, लेकिन सबका 1 नंबर मिलेगा। जैसे आपको तो दो नंबर तो डायग्राम के मिल गए, जैसे आपको बोला कि रिवर्स बायस का डायग्राम बना दो, तो एक तो रिवर्स बायस का डायग्राम और एक बोल दिया रिवर्स बायस के अंदर जो उसका अरेंजमेंट है सर्किट डायग्राम, वो सर्किट डायग्राम समझा। तो सर्किट डायग्राम भी बना दिया और रिवर्स बायस का डायग्राम बना दिया, तो 2 नंबर तो यही फिक्स हो जाते हैं। और बाकी के 2 नंबर, 1 नंबर होता है जंक्शन समझाना, 1 नंबर होता है आपके लिए उसकी वर्किंग समझाना रिवर्स बायस के अंदर। तो इस तरह से नंबर का अरेंजमेंट होता है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे जिस चैप्टर में से सेक्शन डी के अंदर क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना, तो मैं लिख दूंगा कि यहाँ एक क्वेश्चन आ गया इस चीज से, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया तो 1 1 1 1 लिख दूंगा, ठीक है ना। 2 बार आ गए तो 2 डंडी कर दूंगा उस पे, और उस पे बाद में जैसे 5 क्वेश्चन आते हैं तो क्रॉस कर देते हैं। इस तरह से आपने सिस्टम समझा होगा, इसको 5 लिखते थे, लेकिन वैसे कोई भी चैप्टर के अंदर 5 क्वेश्चन तो आएंगे नहीं आपके लिए, तो आपके लिए तो मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन होंगे किसी भी चैप्टर के लिए। तो वो चैप्टर के क्वेश्चन कौन से सेक्शन से बनाए गए हैं, मोस्ट प्रोबेबली 90% चांस यही रहता है कि जैसा सैंपल पेपर में बना दिया है वैसा का वैसा ही वापस बनेगा। जैसा सैंपल पेपर में बना दिया है उसी चैप्टर का क्वेश्चन होगा, मे बी सेम हो सकता है क्वेश्चन, मे बी अलग हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मैं पहले सेक्शन डी से स्टार्ट करूंगा कि सबसे ज्यादा बड़े क्वेश्चन कौन से वाले चैप्टर से आए थे। सेक्शन डी के अंदर देखो, सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, टोटल इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे आपके। 20 में से जो लास्ट के 19 और 20 वाले क्वेश्चन हैं वो आपके सेक्शन डी में से हैं। अब सेक्शन डी का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपके लिए विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए, डिफाइन द इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब डायपोल में से क्वेश्चन पूछा है और पूछ लिया है कि डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है आपको इक्वेटोरियल प्लेन पे, ठीक है, उसकी डायरेक्शन में ही, और उसका डायग्राम भी बनाना है। और इसके क्वेश्चन मार्क्स दे रखे हैं 1 + 2 + 1, मतलब 1 नंबर तो है कि डायपोल क्या होता है ये समझाना है, 2 नंबर है इस बात के कि आपको उसका पूरा डेरिवेशन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का इक्वेटोरियल लाइन के लिए, और 1 नंबर है उसका केवल डायग्राम बनाना है। अब डायग्राम तो बहुत छोटा होता है, फिर भी 1 नंबर देगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो कहां से आ गया है आपके इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड में से, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहां से हो गया, और फिर इसी में से आपका है डिफाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझाना है, E का फार्मूला होता है F/Q, ठीक है, ये समझाना है। फिर इसके बाद में फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली स्ट्रेट वायर विद द हेल्प ऑफ गाउस लॉ। गाउस लॉ की हेल्प से, गाउस लॉ के एप्लीकेशन थे, एप्लीकेशन में आपको एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर समझाया था, उस वायर की वजह से किसी r डिस्टेंस पे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या निकलेगी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से, ठीक है, ये आपको समझाना है। अब ये दोनों ही क्वेश्चन कहां से है आपके पहले चैप्टर में से, तो पहले चैप्टर में एक 4 नंबर का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब देखो 4 नंबर का एक क्वेश्चन बन गया यहां से, अब 1 नंबर ही तो बाकी था, 5 मार्क्स आए,
इस चैप्टर के। तो अब 1 नंबर का क्वेश्चन कहां चला जाएगा? ऑटोमेटिकली यहां आ जाएगा, ऑटोमेटिकली यहां आ जाएगा। बात समझ में आई कैसे किया ये मैंने? ठीक है। अब इसके बाद में सेक्शन डी के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, 19 और 20। 19 वाला नंबर क्वेश्चन बता दिया। अब 20 नंबर क्वेश्चन आए हैं आपके लिए एकदम लास्ट वाले चैप्टर से, सेमीकंडक्टर वाले से। एक क्वेश्चन तो पूछा है रेक्टिफिकेशन, वो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और रेक्टिफायर से क्वेश्चन है। रेक्टिफिकेशन क्या होता है, डेफिनेशन समझेगी है, और फिर उसके बाद में फुल वेव रेक्टिफायर बताना है और उसका वेव इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को शो करना है, जो मैं शो करता था ना इस तरह से, ठीक है ना। वेव में शो करता था, इनपुट वेव होती थी साइनोसॉइडल और आउटपुट होती थी उसकी फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में तो एक क्वेश्चन बन गया आपका यहां से, अरे सॉरी गलत लिख दिया यहां से। सेमीकंडक्टर में अब देखो, सेमीकंडक्टर चैप्टर कितने नंबर का है? 8। अभी तक कितने नंबर का क्वेश्चन आया है? केवल 4 नंबर का। अभी भी इसके बाकी हैं, मतलब इसके 4 नंबर के और क्वेश्चन आएंगे और इसका तो केवल एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब ये चैप्टर में जब भी आप पढ़ोगे ना, तो आप यही कोशिश करोगे कि डेरिवेशन सारे याद करो, सारे डेरिवेशन याद करो। इस चैप्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड वाले, गाउस लॉ वाले चैप्टर में सारे तो डेरिवेशन आने चाहिए और वन लाइनर क्वेश्चन सारे आने चाहिए। मतलब जो मिड रेंज वाले क्वेश्चन है ना, वो आपको नहीं आए तो भी चलेगा। अब डेरिवेशन सारे आने चाहिए और वन लाइनर सारे आने चाहिए। तो आपको पता चल गया कि मिड वाले जो क्वेश्चन है, जिनका आंसर केवल एक पैराग्राफ में देना होता है, वो याद तो करने क्यों, क्योंकि यहाँ तो कॉम्बिनेशन बनाएगा आपके। कॉम्बिनेशन क्या है? 1 + 1 + 1 + 1, 4 छोटे छोटे क्वेश्चन डालेगा। तो आपको डेरिवेशन पे ज्यादा ध्यान देना होगा। फिर इसके बाद में आगे चलते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में 16 से लेके 18 तक, 16, 17, 18 3 क्वेश्चन है, याद रखना। इसमें क्वेश्चन का नंबर है, क्वेश्चन है 2, इस वाले में है क्वेश्चन 3। 16, 17, 18। अब 16, 17, 18 देखो किस तरह से है। पहला तो है आपके लिए 16 बायो-सावर्ट लॉ, उसकी वजह से obtain the expression for the magnetic field on the axis of the current carrying loop with the help of the बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ की वजह से याद करो आपने पूछा था, मैं एक सर्कुलर लूप की वजह से उसकी एक्सियल पोजीशन पे, एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, वो वाला क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन का कांसेप्ट बना रखा है 2 + 1। 2 + 1 मतलब कि आपको डायग्राम बनाने का 1 नंबर है और 2 नंबर है उसका पूरा डेरिवेशन करने की। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन हुआ। ये कहां से चला गया? आपके मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म से। तो यहां से एक क्वेश्चन आ गया इस चैप्टर का, ठीक है। फिर इसके बाद में फिर है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ के लिए टोरॉइड के ऊपर, जो टोरॉइड है उसकी एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के लिए डायग्राम, ये भी 2 + 1 है। तो ये भी टोरॉइड वाला क्वेश्चन यहीं से है, तो मैंने यहीं पे 1 लिख रखा है, ये इसके और में था। फिर 17 नंबर में है आपके डायरेक्ट टेबल नहीं, जो इनका टेबल बना रखी है वो आपको नहीं समझ में आने वाली है। जो इनकी टेबल बना रखी है उसमें बोल रहा हूं, एक पहली बात तो वो हिंदी के अंदर है, दूसरी बात वो जिस तरीके से बनाई है वो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। वो जिस तरीके से बनाई है वो आपको नहीं समझ में आएगी, वो मेरे को तो समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसमें क्रियाविधि, अवबोध, ठीक है, प्रैक्टिकल्स के ऊपर वो अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं। मतलब कि क्वेश्चन बनाए भी जा सकते हैं, नहीं भी बनाए जा सकते, उसके ऊपर भी स्टार लगा रखा होता है। बनाए जा सकते हैं, नहीं बनाए जा सकते, उसके ऊपर भी स्टार लगा देते हैं। तो अब आपको वो चीजें नहीं समझ में आएगी, इसलिए मैं केवल आपको सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूँ। आप क्या करना, लास्ट में जाके इसमें बना लोगे, फिर मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि कौन से चैप्टर के अंदर बड़ा क्वेश्चन तो बिल्कुल भी याद नहीं करना है। मतलब कौन सा ऐसा चैप्टर होगा जिसका डेरिवेशन याद ही नहीं करना है आपको, ठीक है ना। तो आपको अपने आप वो आइडिया मिल जाएगा कि कौन से चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना है, कौन से चैप्टर पे कम ध्यान देना है। हाँ, लोड कम होती। फिर गोलीय पृष्ठ आवर्धन रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है जो करना है आपको, और ये रे डायग्राम। अब आए हैं रे ऑप्टिक्स से। रे ऑप्टिक्स से एक बड़ा सेक्शन सी का भी, इसमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन तो है आपके लिए जो रिफ्लेक्शन का एक फॉर्मूला, स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन एक फॉर्मूला था, μ2 में u, μ2 में v माइनस μ1 में u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 में r।
ठीक है ना, इसका डेरिवेशन करवाना है, वो डेरिवेशन पूछा है विद डायग्राम, ये भी 2+1 के लिए किया है। फिर इसके बाद में इसी चैप्टर के अंदर आपको पूछ लिया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें 2 लेंस लगे होते हैं, आगे वाला होता है छोटा और पीछे आंख वाला होता है बड़ा, ठीक है ना, ये वाला कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें भी 1+2 डायग्राम के 1 नंबर और उसके फॉर्मूला डिराइव करने के 2 नंबर। महेश क्या बात, यहां से रे ऑप्टिक्स से इक्वेशन आ गया। फिर इसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन, इस 18 नंबर के क्वेश्चन में 1+1+1 ले रखा है इन्होंने। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछ लिया और उसका ग्राफ भी पूछ लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ में, और एक वर्क फंक्शन दे दिया और आपको बताना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, मतलब एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी डाल दिया है उसी क्वेश्चन का, और उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पूछ लिया और एक ग्राफ भी पूछ लिया, जो मैंने ग्राफ बनाए थे ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, वो वाले ग्राफ भी पूछ लिए। अब ऐसा करके इसने 3 क्वेश्चन बना दिए, और इसके और में भी सेम ही चैप्टर से इसने स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ लिया है, ग्राफ भी पूछ लिया है एक कलेक्टर प्लेट और इलेक्ट्रिक करंट का, और इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक्सप्लेनेशन भी पूछ लिया, जब एक न्यूमेरिकल पूछ लिया छोटा सा 100 वोल्ट के ऊपर डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी, ऐसा मैंने क्वेश्चन करवाया था क्लास में, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर कहां चला गया, ये क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे आ गए, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए। इन 5 क्वेश्चन से कितने नंबर आ सकते हैं, 4 4 8 और 12, 8 और 9 हो गए 17, तो ये 17 नंबर तो यहीं तक आ गए, ठीक है ना। जब आप केवल सेक्शन सी और डी सोल्व करोगे तभी हो गए, ठीक है। अब इसके बाद में सेक्शन बी में डेटेड नंबर के क्वेश्चन है, छोटे छोटे 1 लाइनर। Derive the expression for the electric potential due to point charge distance at r। आपको r डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल फाइंड करना है, r डिस्टेंस पे पोटेंशियल फाइंड करना है, ये वाला क्वेश्चन हो गया पोटेंशियल वाले चैप्टर में, यहां से एक क्वेश्चन, 8 नंबर, ठीक है। फिर इसके बाद में कैपेसिटेंस के लिए इक्वल कैपेसिटेंस पूछ लिया एक सर्किट बना के, फिर वापस इसी चैप्टर में आ गया, ठीक है। फिर टर्मिनल वोल्टेज पूछ ली, टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ, अभी लास्ट वाली क्लास में बताया था टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है, राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन द टर्मिनल वोल्टेज एंड ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाओ, टर्मिनल वोल्टेज का मतलब है यूनिट चार्ज को केवल एक्सटर्नल सर्किट में घुमाओ, ठीक है ना। और टर्मिनल वोल्टेज हमेशा टर्मिनल्स के बीच में देखेंगे और वो ईएमएफ से कम होता है, ईएमएफ का मतलब होता है पूरा सर्किट में घूमने में जो वर्क हुआ, तो ये आपके आ गया टर्मिनल वोल्टेज वाला चैप्टर यहां से। फिर मीटर ब्रिज का एक न्यूमेरिकल पूछ लिया, न्यूमेरिकल मैंने बताया था 40 सेंटीमीटर के ऊपर, जिस तरह का एग्जाम में एक बार टेस्ट में क्वेश्चन डाला था, सेम वैसा ही क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने। 4 ओम रेजिस्टेंस लगा दिया, एक अननोन रेजिस्टेंस पूछ लिया है, 40 सेंटीमीटर उसकी बैलेंसिंग लेंथ है, तो 60/40 × 4 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपके मीटर ब्रिज यहां से। ठीक है। फिर इसके बाद में एल लेंथ पे आपके चालक छड़ समरूप चुंबकीय क्षेत्र V में गतिमान, एक एल लेंथ की कोई रॉड है, वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के B के अंदर V वेलोसिटी से चल रही है, तो उसके अंदर जो ईएमएफ जनरेट होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, उसकी वैल्यू पूछी है, BVL sin थीटा, फॉर्मूला याद करवाया था, ठीक है ना, BVL sin थीटा, इसके लिए मोशनल ईएमएफ बोलते हैं इसको। और ये वाला चैप्टर हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यहां से एक क्वेश्चन। फिर एक न्यूमेरिकल दे दिया, 0.1 सेकंड में 5 एम्पीयर करंट 0 तक आती है, आपको बोल दिया एवरेज ईएमएफ 100 वोल्ट है, इंड्यूस्ड देन कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टेंस वाला क्वेश्चन है, di/dt, EMF इक्वल टू माइनस का L di/dt। फिर इसके बाद में कोई दो ऐसे एप्लीकेशन लिखनी है, फिनोमिना लिखनी है जो क्या हो, TIR पे बेस्ड हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड हो। तो मैंने आपको 3-4 करवा रखे, एक तो ऑप्टिकल फाइबर, एक मिराज याद है, एक तो ऑप्टिकल फाइबर, एक मिराज, एक डायमंड,
ठीक है ना? अक्षय नहीं, अब नहीं नहीं जा जा और यहाँ श्री राम जी सर के पास बैठे, नहीं श्री राम जी सर के पास मैं बोल रहा हूँ, बोल सर को बोलते कि मेरे पास भेजे। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष मतलब कि प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो के अंदर डिफरेंस बताने हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो याद आया? एक तो सेकेंडरी रेनबो इंटेंसिटी में कम होता है, ठीक है। सेकेंडरी रेनबो के एंगल की जो रेंज होती है 50 से 53 की होती है, ठीक है। सेकेंडरी रेनबो के अंदर नीचे की तरफ तो होता है रेड और ऊपर की तरफ होता है वॉयलेट, ठीक है ना। मैंने 3 डिफरेंस बता दिए, इन्होंने 2 ही पूछे वैसे। ये हो गया आपकी ये ऑप्टिक्स के अंदर। फिर आपको पूछा है फोकस और रेडियस, फोकल लेंथ और रेडियस। ये वाला क्वेश्चन अभी आपके इसमें भी आया हुआ है हाफ ईयरली के अंदर। फोकल लेंथ और रेडियस f इक्वल टू r/2, ये वाला आपको प्रूव करना है। एनसीईआरटी में नहीं दे रखा था, फिर भी इन्होंने डाल दिया है, ठीक है ना। मैंने क्लास में नहीं करवाया था। फिर इसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन दिया है आपको, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव और आईपीस, इनकी फोकल लेंथ दे दी आपको ऑब्जेक्टिव और आईपीस की टेलीस्कोप के लिए। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज, मैग्नीफाइंग पावर और सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज, ये भी आपका इसी चैप्टर से आगे क्वेश्चन। अब आप एक चीज नोट करोगे, देखो रे ऑप्टिक्स में से छोटे क्वेश्चन बहुत सारे ले लिए, ठीक है ना। फिर एक है आपके जो मॉडरेटर, कूलेंट और कंट्रोल रोड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, आपको डिफाइन करना है इनका मतलब क्या है, इनके फंक्शन क्या है। मॉडरेटर का फंक्शन क्या होता है, आपके कूलेंट का फंक्शन क्या होता है और कंट्रोल रोड का फंक्शन क्या होता है। कंट्रोल रोड तो कंट्रोल करवाने के काम आती है रिएक्शन की जो के वैल्यू होती है उसे कम करने के काम आती है। और कंट्रोल रोड मॉडरेटर का काम होता है जो न्यूट्रॉन्स उसके अंदर भागेंगे उनकी स्पीड को स्लो करने के। और आपके कूलेंट का काम होता है ठंडा करने का, रिएक्टर को ठंडा करने का, और वही हीट आगे जाके ट्रांसफर करता है। ये वाला चैप्टर का हो गया क्वेश्चन न्यूक्लियस में से। अब आपने एक चीज नोट की, देखो न्यूक्लियर 6 नंबर का चैप्टर है, ठीक है ना। अभी तक अभी 1.5 नंबर का क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। या तो क्वेश्चन यहाँ आएंगे या फिर कहाँ आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में कैसे क्वेश्चन होते हैं न्यूक्लियर के, हाफ लाइफ वाले क्वेश्चन। फिर इसके बाद में एक रेडियो एक्टिव दे दिया, उसको 6 घंटे में वो अपना जो इनिशियली होता है उसका 6.25% रह जाता है, तो उसकी हाफ लाइफ बतानी है आपको। 6 घंटे बाद में वो जो इनिशियल होता है उसका 6.25% रह जाता है, तो उसकी हाफ लाइफ बतानी है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ आ गया। अब ये देखो 6 नंबर का चैप्टर है, 3 नंबर के क्वेश्चन आए अभी तक, तो 3 क्वेश्चन कहाँ चले जाएंगे, पीछे। ये हुआ सेक्शन बी खत्म। कितने क्वेश्चन हुए अब तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 क्वेश्चन हुए, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन आने हैं, 20। टोटल 20। अब देखो जो टोटल 20 क्वेश्चन आने हैं ना, अब जो सेक्शन ए बचा है ना, सेक्शन ए के इन्होंने 3 पार्ट कर रखे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर इन्होंने टोटल 10 ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ लिए हैं। दूसरा क्वेश्चन है जिसके अंदर इन्होंने क्या किया, टोटल 6 इन्होंने फिल इन द ब्लैंक पूछ लिए। और तीसरा क्वेश्चन इन्होंने लिया है कि आपको 1 लाइनर के अंदर आंसर देना है, 1 लाइन के अंदर आंसर देना, और इसमें दे दिए इन्होंने 5 6 7 8 क्वेश्चन ले लिए इसके, ठीक है ना। इस तरह से मतलब सेक्शन जो आपका ये है ए, इसके अंदर आपके 8 क्वेश्चन ले लिए। अब ये 8 क्वेश्चन में अलग अलग सेक्शन से अलग अलग जो बाकी रहेंगे ना, वो वाले क्वेश्चन आएंगे। अब इनमें देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए 1 नंबर के
सारे ही एक एक नंबर के हैं इसके अंदर। मैं ऑब्जेक्टिव टाइप 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। निर्वात की विद्युतशीलता, आपको यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस चैप्टर नंबर 1 में से, यहाँ से, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया। अब मैंने बताया था आपको कि पहले इसमें से क्या है 5 नंबर के क्वेश्चन बनाने हैं, तो 4 का यहाँ बना दिया और 1 यहाँ बना दिया। फिर इसके बाद में पराविद्युत पदार्थ होते हैं चालक, अचालक और अर्धचालक। पराविद्युत मतलब कि आपके डाइलेक्ट्रिक, ये इसके अंदर क्वेश्चन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जहां कैपेसिटर वाला चैप्टर आता है वहीं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आते हैं आपके। फिर इसके बाद में आए हैं कि कार्बन रेजिस्टेंस, वो मैंने आपको बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है ना, गोल्ड सिल्वर नो कलर, इस तरह से मैंने आपको सिखाया था, वो था इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के अंदर। यहाँ पे एक क्वेश्चन। फिर इसके बाद में Q वेलोसिटी है, Q उसका चार्ज है, V वेलोसिटी है, B उसका मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस पे जो फोर्स लग रहा है QVB, ये वाला फोर्स का फॉर्मूला पूछ लिया आपको, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म यहाँ से। फिर इसके बाद में पूछा है आपको मैग्नेटिज्म के अंदर इंडक्शन से जो आपका ईएमएफ बनता है, लेंज लॉ पूछ लिया डायरेक्ट, तो लेंज लॉ पूछ लिया ये इंडक्शन वाले चैप्टर में यहाँ से। लेंज लॉ के बाद में आइंस्टीन की इक्वेशन पूछ ली है। आइंस्टीन की इक्वेशन कौन से वाले चैप्टर में चलेगी? फिर इसके बाद में जो 2 न्यूक्लियाई है, इनके आपको एटॉमिक मास नंबर दे रखा है 3 और 81, इनकी जो रेडियस का रेशियो चाहिए, तो ये रेडियस का रेशियो न्यूक्लियाई के अंदर। फिर यहां से किसी भी ग्राही अशुद्धि है ऐसा एक्सेप्ट इंप्योरिटी फॉलोइंग, अभी लास्ट वाले जो टेस्ट के अंदर तो पूछने आया था मेरे से कि एक्सेप्ट टाइप इंप्योरिटी और डोनर टाइप इंप्योरिटी, ठीक है ना, तो उसका ही डायरेक्ट इन्होंने क्या ले लिया है, एक क्वेश्चन ले लिया, और वो भी ऑब्जेक्टिव के अंदर। आर्सेनिक, इडियम और एंटीमनी और फास्फोरस, इनको इनमें से कोई एक ऑप्शन लगाना था। और आपको ग्राही टाइप कौन होता है, जिसके क्या होता है, त्रिसंयोजी होता है। त्रिसंयोजी मतलब ट्राइवेलेंट होता है। ट्राइवेलेंट कौन होगा, कार्बन के नीचे आर्सेनिक, कार्बन के नीचे से आर्सेनिक, तो पेंटावेलेंट होता है आर्सेनिक के अलावा जो इस तरफ के होते हैं, फास्फोरस नहीं, फास्फोरस भी पेंटावेलेंट है, ठीक है ना, इडियम, एंटीमनी। अब आपको आवर्त सारणी याद रहते हैं, अगर पीरियोडिक टेबल याद रहती है तो पीरियोडिक टेबल में याद रह जाएगा आपको। तो ये वाला चैप्टर चला गया है सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर के बाद में एक क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, निम्न में इनमें से कौन सा वाला जो गेट है वो है यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं, नॉर और नेट। तो एक क्वेश्चन ये पूछ लिया यहाँ से सेमीकंडक्टर में। तो यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैसे हुए, 10 नहीं है, 9 ही है, सॉरी 9 ही है, ठीक है। फिर फिल इन द ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक भी एक एक नंबर का है। एक आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस दे दी, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया, तो आपको नई वैल्यू कैपेसिटेंस की बतानी है, कैपेसिटेंस वाला एक नंबर फिल इन द ब्लैंक। फिर इसके बाद में जो कोई भी अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर होता है, उनकी टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। तो ये वाला क्वेश्चन आ गया इस वाले चैप्टर में। फिर आएगा लेंज लॉ पे, लेंज लॉ वाला है इंडक्शन के अंदर यहाँ पे। फिर इसके बाद में वोल्टता नियंत्रण, वोल्टेज रेगुलेटर में जो डायोड का यूज होता है, वोल्टेज रेगुलेटर में जो डायोड यूज होता है वो होता है आपके लिए जेनर डायोड, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके लिए इस वाले। अब आपने एक देखो चीज नोट कर ली, सेमीकंडक्टर और बस इनके अंदर चित्र क्या देखो, यहां पर भी एक बड़ा क्वेश्चन और वन लाइन, बड़ा क्वेश्चन और वन लाइन, बीच वाला क्वेश्चन याद ही नहीं करोगे तो भी काम से जाएगा। फिर इसके बाद में सर्किट डायग्राम बनाना है और 2 प्राइमरी सेल के पोटेंशियल मीटर से आपको कंपैरिजन करवाना है। तो मैंने कल जो डायग्राम बनाया था E1/V2 L1/L2, उसका जो डायग्राम बनाने के लिए बोला है। तो फर्स्ट आ गया आपके पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट से, फिर इसके बाद में बोल दिया मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, ये वाला।
इसके अंदर एक डायग्राम दे दिया, मैग्नेट को आगे पीछे कर रहा है, तो मैग्नेट को आगे पीछे करने से करंट की डायरेक्शन शो करनी है आपको। फिर एक है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये मैंने आपको सिखा रखा है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना। तो ये भी कहाँ था आपका, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म के अंदर। फिर एक है आपके लिए एक्सपेरिमेंट सपोर्टिंग फॉर द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। उस एक्सपेरिमेंट का नाम लिखना है जो ये वेव नेचर को प्रूव करता है, लेनार्ड और हॉलबॉच एक्सपेरिमेंट। लेनार्ड और हॉलबॉच एक्सपेरिमेंट, ये हो गया ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। फिर इसके बाद में एक प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, इनकी वेवलेंथ का रेशियो चाहिए। तो ये हो गया आपके लिए ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, फिर बोला है न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, इनमें डिफरेंस लिखना है, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर, इसके बीच का ग्राफ बनाना है। याद आया ग्राफ, एक लंबा चौड़ा, ये भी न्यूक्लियस के अंदर। फिर इसके बाद में एक टेबल दे दी आपको, ट्रुथ टेबल, वो आपको बतानी है कि इसमें ट्रुथ टेबल सही है गलत है, इस तरह का कुछ है। इस गेट का नाम भी लिखना है, ट्रुथ टेबल देके इसका गेट का नाम पूछ लिया है, तो वैसे तो ये नोर की है, आपको डायग्राम गलत दे दिया। तो ये वाला हो गया सेमीकंडक्टर वाला। ठीक है ना, अब सेमीकंडक्टर देखो, 9 नंबर का हो गया, 9 नंबर का कर दिया इन्होंने। 57 का हो गया पेपर 57 का हो गया क्या, अब एक्स्ट्रा आता है। ठीक है, अब यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 और 1 5 नंबर का, ये कितना हुआ 3 2 5। अच्छा यहाँ पे 3 2 5, तो ये वाला 6 नंबर का था, इसकी जगह कितने का बनाया 5 का। ठीक है, फिर इसके बाद में मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म 3 और 5। ठीक है, इसमें कितना हुआ 3 4 5 6 3 6 9। यहाँ पे 3 और 3 6, यहाँ पे 3 6, यहाँ पे 4 5। ये वाला कहाँ से गड़बड़ की है, एक तो इसमें गड़बड़ करी है, इलेक्ट्रिक करंट और सेमीकंडक्टर, इनमें गड़बड़ करी है।